जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के सेकेंड लेक्चर जो है उसमें हम लोग एंट्री मार रहे हैं। पहला लेक्चर में हमने क्या देखा कि डेफिनेशन क्या है स्केलर प्रोडक्ट का, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ नोट्स देखे। नोट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नोट्स का ही पार्ट है, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो देखो क्या, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो वेक्टर अगर आपका स्पेस में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन में वेक्टर एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब आई जे के केटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, दैट इज एक वेक्टर ए है जो कि लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये एक वेक्टर हुआ। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है जो कि है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर है और ये दो वेक्टर क्या कर रहा है, आपका स्पेस में है और हम लोग को क्या करने के लिए कह रहा है कि इसका आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हो गया, बीच में डॉट का साइन। फिर हो जाएगा आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करता है। तो आगे हम बताने वाले हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो आप ही बताइए, अगर हम इस a1 i कैप को b1 i कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप डॉट i कैप हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ सीधे हो जाएगा a1 b1। बाकी i1 को अगर हम j1 के साथ करेंगे, i को j के साथ करेंगे तो i डॉट j वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में 90 डिग्री बना रहा है। i को k के साथ भी करेंगे तब भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ हो रहा है। कहने का मतलब a1 b1, a2 b2 और a3 b3 होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो a1 b1, a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाएगा। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन स्पेस, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमको पता है कि i का i के साथ डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन i का j और k के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सिमिलर टाइप के वेक्टर्स का जो स्केलर है वो बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो i वाला i के साथ क्या होगा, तो a1 b1 हो जाएगा, j का j के साथ क्या होगा तो a2 b2 हो जाएगा, और k का k के साथ क्या होगा तो a3 b3 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। तो दिस इज द a डॉट b इफ a डॉट b इज a एंड b इज हियर। अगर a और b स्पेस में है, मतलब i j k के टर्म में लिखा हुआ है, तो a डॉट b जो है ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आगे चल के बहुत ज़्यादा काम होगा, इसलिए इसको आप एक नज़र ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये क्या है जी? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो आप देख रहे हैं। a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा। सो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, मीन्स डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। चलिए दूसरा आइए, a डॉट b डॉट c, ठीक है। हमको पता है कि दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर होता है और स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब दिस इज मीनिंगलेस।
मीनिंगलेस। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी कभी लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। इसके लिए एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, ए डॉट बी और यहाँ पे ए प्लस बी और डॉट सी वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट एक्स बी वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स ए डॉट बी वेक्टर। मतलब स्केलर के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट जो है आपका एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। स्केलर के साथ, मतलब यहाँ एक्स स्केलर है, यहाँ मेंशन कर दीजिए व्हेयर एक्स इज ए स्केलर। अगर एक्स स्केलर है तो उस केस में ये क्या कर रहा है, आपका एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप अलग अलग भी कर सकते थे, अगर y के साथ भी रहता तब भी लिख सकते थे। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे मान लो x a वेक्टर है और y b वेक्टर है, तो इसको आप लिख सकते हैं x y और ये हो जाएगा a डॉट b, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ नोट देखते हैं। चलो यहाँ पे a प्लस बी, दो वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर ही होता है और उसका हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं। हमको पता है कि किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी, बीच में डॉट, फिर लिखेंगे a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अभी जस्ट देखे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, मतलब सॉरी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो बोलो कितना होगा, a डॉट a, तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस फिर a डॉट b, तो यहाँ लिखेंगे a डॉट b प्लस b डॉट a, तो दिस इज b डॉट a, और यहाँ पे b डॉट b, तो हो जाएगा b डॉट b। दो टर्म यहाँ पे, दो टर्म यहाँ पे, तो 4 होगा टोटल। चलिए आइए, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, दोनों सेम है। तो ये अगर a डॉट b है तो इसको भी हम लिख सकते हैं a डॉट b, अब प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a डॉट b। इसका मतलब a प्लस b दोनों वेक्टर है का स्क्वायर करेंगे तो उतना बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए आइए, किसी वेक्टर का स्क्वायर मीन्स उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर मीन्स a प्लस b के मॉड का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डॉट b, अभी जस्ट पढ़े हैं फॉर्मूला, a डॉट b मतलब ab cos थीटा, तो लिखेंगे ट्वाइस ab cos थीटा। अब ये जो स्क्वायर है इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा तो याद कीजिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो लिखते थे उसका जो मैग्नीट्यूड लिखते थे उसका फार्मूला यही हो जाता था। ठीक है, क्या लिखते थे, a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये फार्मूला डिराइव कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से डिराइव होता है, जो कि आपको अलजेब्रा का कुछ रूल्स है उसको फॉलो करते हैं तो आपका ये फार्मूला आ जाता है। क्लियर, चलिए सिमिलरली अगर हम a माइनस b का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से a माइनस b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है। तो यही है आपके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर लेना है, ठीक है, तो उस केस में फार्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको एक से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है, जिसके बारे में पहले तो हम लोग सिर्फ जानते थे कि ये एक्चुअली है क्या। अब हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि ये डेराइव कहाँ से हुआ है, मतलब ये इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको एक नज़र देखो, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर मान लो कि ये दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपको दिया हुआ, ठीक है, और उतना का स्क्वायर है, तो हमको पता है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, एक नोट देखो यहाँ पे ना, तो एक यहाँ से रिजल्ट आता है कि वहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वो क्या लिखेंगे, दिस का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी एक रिजल्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं आगे फार्मूला बनाने में। ये आया कहाँ से, ये मेन फार्मूला जो ये है यहाँ से आया, मतलब अगर आपको ये पता है तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कहाँ से आया, सब प्रॉपर्टीज़ अगर आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, उसके बेसिस पे आप ये ड्राइव कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और आफ्टर क्या कहता है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यू विल गेट दिस डाटा, एंड फ्रॉम दिस डाटा you can find a very popular formula which is used in problem जो कि हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में जितने मतलब आगे जितना भी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोग देख लिए कि एंगल कभी भी निकालना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। अगला आता है हम लोग प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली प्रोजेक्शन होता क्या है, और जब प्रोजेक्शन देख लेंगे तब हम लोग निकालेंगे किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेक्शन। एक्चुअली ये होता क्या, देखो, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट, JECT। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जहां से लाइट आपका पास नहीं करे। जब लाइट पास करेगा तो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा, जब लाइट पास नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक। ठीक है, चलिए, और यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट हम लोग ले लेते हैं। एक सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी ले लो, टॉर्च भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, और यहां पे एक पर्दा ले लीजिए, कर्टेन।
कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। लाइट का एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट जो है आपका डेविएट हो जाएगा। अगर आप लाइट इधर से मार रहे हैं, अगर नहीं जा पा रहा सीधे, तो ऐसा नहीं कि इधर मुड़ जाएगा। लाइट नहीं जा पा रहा है तो आपका वहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट है तो आगे बढ़ जाएगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा आपका। तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको हमेशा कर्टेन के परपेंडिकुलर रखता है, ठीक है, प्रोजेक्शन लेते वक्त। तो जरा सा गौर कीजिए, ये जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है ये आपका ए बी हो गया। जस्ट लाइक मान लो कोई एक रेड है जहाँ से लाइट पास नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके बीच से लाइट नहीं पास करेगा, तो लाइट कहाँ से पास करेगा? एक लाइट का रे जो है यहाँ से पास किया। गौर कीजिए, हमेशा याद रखिए लाइट जो होता है वो रे में पास करता है, और जब बहुत सारे रे को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं बीम। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट। टॉर्च में जो क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट जाता है, उसमें एक पार्टिकुलर लाइट की बात करेंगे तो उसमें होता है रे ऑफ लाइट। तो एक रे यहाँ से पास किया और एक रे जो है यहाँ से पास करेगा, ठीक है। अब बाकी इधर भी रे होगा आपका, इधर भी रे होगा, लेकिन ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है इस पोर्शन में लाइट नहीं गया है। इसका मतलब ये पोर्शन जो है आपका शेडेड पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? शेडेड पोर्शन है, ठीक है। और शेडेड पोर्शन है तो ये शेडेड पोर्शन मतलब ये जो छाया बना, ये छाया किसका बना जी? ये छाया ए बी का बना। किस पर बना? तो कर्टेन एल पर बना। कितना बना? तो ये मान लो तुम्हारा एम और एन है, ठीक है। तो यही एम एन आपका कहलाता है प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ए बी का प्रोजेक्शन। किस पर प्रोजेक्शन? तो एल पर प्रोजेक्शन। तो यहाँ हम फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये जो एम एन है इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन कर्टेन एल। क्लियर है? तो यही है प्रोजेक्शन का कहानी। तो ये फिगर थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लो, आप प्रोजेक्शन कभी नहीं भुलाइएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रोजेक्शन जो भी होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है? प्रोजेक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी प्रोजेक्शन मिलेगा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यही है प्रोजेक्शन से रिलेटेड फिगर्स, और प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एम एन होता है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो आपका शेडो है, छाया है, यही आपका क्या होगा? शेडो कर दीजिए, SHADOW, ठीक है। ये जो छाया वाला पार्ट है यही आपका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो ये तो रहा कि कुछ ग्राफिकल अप्रोच है, लेकिन अब हम लोग को वेक्टर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्शन पता कीजिए। किसका? तो किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये हम लोग अगला करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्लस थ्योरी, ये आपका थ्योरी भी है, साथ में क्वेश्चंस भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए का बी पर प्रोजेक्शन पता कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ए वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर हो गया, इसको मान लो ए वेक्टर है, और ये मान लो बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो कहता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए। तो देखो तरीका क्या है, या ये कहने का मतलब ये ना हुआ कि इसको यहां से मिला परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये जो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा यही आपका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको मान लो ये m है और ये तुम्हारा n है, ठीक है। तो इस फिगर को देख के बता सकते हैं यहां पे कि mn जो होगा यही आपका क्या है? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन किस पर? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। लेकिन ये तो आपका एक रफ क्या बोलते हैं,
रफ एस्टिमेशन हुआ कि आप बता दिए कि ठीक है mn जो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b है, लेकिन mn एक्चुअली है क्या, कितना आएगा, इसको a और b के टर्म में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको a वेक्टर और b वेक्टर दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। क्या वर्कआउट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सजा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर एनालिसिस में हम लोग जो भी वेक्टर का एनालिसिस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम बनाते हैं, उसमें वेक्टर जो भी लिया जाता है दैट वेक्टर इज फ्री वेक्टर। एंड फ्री वेक्टर का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्री वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कहने का मतलब वो वेक्टर आपका चेंज नहीं करता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते थे कि ये बी वेक्टर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये मान लो बी वेक्टर है, और इस ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम लोग क्या करेंगे कि ए के टेल को बी के टेल से मिला देते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के टेल से मिला देते हैं, पैरेलली ही लाए हैं, ठीक है, और ए के टेल को बी से मिला दिए। तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आइए, अब हमको परपेंडिकुलर डालना है तो सिर्फ एक ही जगह डालना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका m हो गया, तो दिस इज m और दिस इज n, ठीक है। अब बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो दो वेक्टर का टेल मिला हुआ है तो बीच का एंगल हमको थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। इस फिगर के बाद ये फिगर बनाए आपको समझाने के लिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा। और इसको मान लो, ये मान लो ए है और यहाँ मान लो बी है, ठीक है। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल जी, तो MNA। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल MNA। आप ही बताइए यहाँ पर इस MN, अब बताओ ये MN क्या है, ये MN जो है वो MA cos थीटा है कि नहीं है। तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल लो, तो देयरफॉर cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H। तो B कितना हो गया, MN। तो दिस इज MN B बाई H, और H के पास कौन है, H के पास है MA हो गया आपका। तो देयरफॉर हमको तो MN चाहिए, तो देयरफॉर MN जो होगा वो हो जाएगा MA, और यहाँ लिखेंगे cos थीटा। अब बताइए MA क्या है, तो MA जो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड सिंपली A, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। याद कीजिए cos थीटा जो है वो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है, तो क्यों ना हम cos थीटा का वैल्यू डाल दें। तो हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा है, तो cos थीटा हो जाता है A कैप डॉट B कैप। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A, और यहाँ लिखेंगे A कैप डॉट B कैप, मतलब सीधे हो जाएगा A डॉट B, और यहाँ हो जाएगा AB। क्या कर सकते हैं कि नहीं। अब बताइए इस A और A को कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा काहे किए, तो बगल में लिख दो सिंस cos थीटा इज इक्वल टू A कैप डॉट B कैप, या फिर हम लोग जानते हैं A डॉट B डिवाइडेड बाई AB हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा किए, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, A वेक्टर और यहाँ डॉट, ये हो जाएगा B वेक्टर डिवाइडेड बाई B। B वेक्टर डिवाइडेड बाई B को लिख सकते हैं B का कैप, तो दिस इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B कैप। तो यही है आपका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्शन निकल गया। A वेक्टर का B पर प्रोजेक्शन क्या होता है, A वेक्टर डॉट B कैप। एक वेक्टर जिसका लेना है उसका वेक्टर, और जिस पर लेना है उसका यूनिट वेक्टर। तो ये है आपका किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कितना होगा। तो A का B पर कहेगा तो A वेक्टर डॉट B कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिमिलरली करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। तो B वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए तो B वेक्टर, और जिस पर लेना है डॉट उसका कैप ले लेते हैं। तो यही एक फॉर्मूला हो गया जिसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्शन एंड दिस इज द वे यू कैन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एंड आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसलिए दोनों ही एग्जाम के लिए ये जो पॉइंट है क्वेश्चन प्लस थ्योरी, ये जो हम आपको पढ़ा है
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट हैव टू नो दिस कंटेंट एंड एनालाइज दैट हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। और ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है। भूल भी गए, डेरिवेशन आपके सामने है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक नजर देखिए, फिर आगे बात करते हैं।